Hello, boys and girls. So, once again, I'm back. Chapter 10, Business Studies of Class 11. And this chapter is about internal trade. So, there are two types of trades. चाहे इस चैप्टर का पर्पस इज इंटरनल ट्रेड ओनली, मगर मैं आपको पहले ये समझा रहा हूँ कि इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड क्या होती है. सो पहले इंटरनल ट्रेड, ऑल ट्रेड डन विद इन द बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री एंड यूजिंग इट्स ओन करेंसी. ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हैं, प्लीज़ ध्यान रखें. मैं एडिटिंग मोड में आ रहा हूँ यहाँ पर, ये आ गए. एंड सो वेरी इंपॉर्टेंट, विद इन द बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है, एंड यूजिंग इट्स ओन करेंसी. अगर इंडिया में ट्रेड हो रही है तो मतलब कि रुपी में ट्रेड हो रही है. कैसे? रुपी का सिंबल. अगर यूएस में होंगे, यूएस की इंटरनल ट्रेड होगी तो मतलब कि डॉलर में ट्रेडिंग हो रही है. ठीक है, और यूएस के बॉर्डर्स में हो रही है. इंडिया की ट्रेड इंडिया के बॉर्डर्स में हो रही है. दैट्स इंटरनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड ऑन द अदर हैंड इज जब दो या दो से ज्यादा कंट्रीज, एनी टू और मोर कंट्रीज, मोर देन टू कंट्रीज में जब कोई ट्रेड होगी तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे. एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनेशनल, इट इज आउटसाइड द बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री. ठीक है, इंडिया से अगर हम ट्रेड करेंगे चाइना के साथ, वियतनाम, यूएस के साथ, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड मानी जाएगी, चाहे एक कंट्री के साथ हो या जैसे यहाँ से बहुत सारे एक्सपोर्ट्स कई बार वियतनाम जाते हैं और वियतनाम से आगे चाइना जाते हैं, या यहाँ से सिंगापुर जाए, सिंगापुर से यूएस जाए, या अपना यूरोप जाए. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बहुत सारे टायर्स यहाँ से दुबई जाते हैं और दुबई से पाकिस्तान पहुँचते हैं. पाकिस्तान के साथ हमारी डायरेक्ट ट्रेड नहीं होती, मगर दुबई से लेकर वही और ज़्यादा दामों पे वो हमसे खरीद लेते हैं, हमारे गुड्स खरीद लेते हैं. ये सब हुआ इंटरनेशनल ट्रेड. तो ये डिस्टिंक्शन इंटरनल और इंटरनेशनल की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है बिफोर हम इंटरनल ट्रेड के अंदर आगे बढ़े. चैप्टर 11 में इंटरनेशनल ट्रेड पे बात करेंगे. तो पहले ये वाला चैप्टर, 10वां चैप्टर, 10th चैप्टर इंटरनल ट्रेड का है. इंटरनेशनल ट्रेड में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एक तो एक्सटर्नल बॉर्डर्स में हो ऑफ कोर्स, एंड यूजेस अ करेंसी एक्सेप्टेबल टू देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज. ठीक है जी, यूजुअली मोस्ट वर्ल्ड में जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होती है वो यूजुअली यूएस डॉलर में होती है. ठीक है, यूएस डॉलर. और ऐसा क्यों है वो सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक्स है, उसमें नहीं जाएंगे, बट मोस्ट इंटरनेशनल ट्रेड यूएस डॉलर में होती है. चाहे इंडिया अगर चाइना को सामान भेजे या चाइना इंडिया को भेजे, यूएस डॉलर में एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, एक दूसरे की करेंसी में नहीं करते यूजुअली. आजकल ये ट्रेंड थोड़ा बहुत शुरू हो रहा है, ये रशिया यूक्रेन वॉर के बाद. जैसे फॉर एग्जांपल रशिया और इंडिया अब इंडियन रुपीस और रशियन रूबल्स में एक दूसरे से ट्रेड करना शुरू हो गए हैं. ठीक है, ये यूएस को और बड़ी इकोनॉमीज को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, मगर ऐसा हो रहा है. और कुछ और कंट्रीज हैं जो अपनी एक्सचेंज करेंसीज में एक दूसरे के साथ ट्रेड करना शुरू हो गए हैं यूएस डॉलर को छोड़कर. ये सब करने से यूएस डॉलर और अमेरिका का जो औधा है पूरी दुनिया में वो कम होता है, इसलिए किसी को अच्छा नहीं लग रहा है. यहाँ तक समझ गए इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस. वंस अगेन इस चैप्टर में हम केवल इंटरनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, चैप्टर 10 में. अब इंटरनल ट्रेड में देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. एक होती है होलसेल ट्रेड, दूसरी होती है रिटेल ट्रेड. और इन दोनों में द बिगेस्ट डिफरेंस होलसेल और रिटेल इसमें आते हैं कि ये क्या होता है, इज बेसिकली द टाइप ऑफ द बायर. ठीक है जी, ये आपको याद रखना है. टाइप ऑफ बायर कौन है? ये टाइप ऑफ बायर रिटेल ट्रेड में जैसे स्टोर्स होते हैं, आप मॉल्स में जाते हो, वो रिटेल स्टोर्स हैं. उसमें आप किस तरह के बायर हो? आप हो एक एंड कंज्यूमर. मैं अगर ये स्वेटर खरीदने जाता हूँ किसी मॉल से, तो ये स्वेटर जब मैं खरीद रहा हूँ, आई एम एन एंड कंज्यूमर एज अ बायर ऑफ दिस स्वेटर. वो जो रिटेल शॉप है वो किससे खरीद रही है? वो खरीद रही है मोस्ट लाइकली एक होलसेलर से. ठीक है, तो जो अदर बिजनेसेस हैं सच एज अ रिटेल स्टोर, दैट इज अ
जो उसको बेचता है वो होलसेलर रिटेल स्टोर्स को बेच रहा है. सो द टाइप ऑफ बायर इज डिटर्मिनिंग द टाइप ऑफ ट्रेड, कि वो रिटेल है या होलसेल है. वंस अगेन, रिटेल ट्रेड वो होगी जहां पर एंड कंज्यूमर इज द बायर. होलसेल ट्रेड वो होगी जहां पर स्टोर्स आर द बायर फ्रॉम दैट पर्सन और फ्रॉम दैट बिजनेस विच इज अ होलसेल बिजनेस. ये दोनों डिस्टिंक्शन समझ में आ गई रिटेल बिजनेस और होलसेल बिजनेस में. ठीक है, और वही उस तरह के बिजनेसेस को उसी तरह से होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड में क्लासिफाई किया जाता है. ये एक अच्छा डायग्राम मुझे मिला इस वेबसाइट से. तो मैन्युफैक्चरर जो होता है वो यूजुअली डायरेक्ट रिटेल स्टोर को नहीं बेचता. कोई मोंटे कार्लो का स्वेटर या वैन हॉयन की शर्ट या जो भी आप खरीदते हैं, शूज़ नाइकी के किसी स्टोर से खरीदते हैं, यूजुअली वो मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली रिटेलर को नहीं देता. वो किसी होलसेलर या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू काम करता है. ये होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर चाहे इसमें अलग दिखाया हुआ है इस डायग्राम में, मगर मुझे डायग्राम अच्छा लगा था और कोई ढंग से मिला नहीं सिर्फ होलसेलर के साथ. आपके पर्पस के लिए 11th क्लास के लिए चैप्टर 10 के लिए आपको बस इसको होलसेलर ही ट्रीट करना है. ये होलसेलर डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है. कई बार ये दोनों सेपरेट लोग होते हैं, सेपरेट बिजनेसेस होते हैं, बट आपके पर्पस के लिए सीबीएसई के इस कोर्स के लिए आपको सिर्फ होलसेलर सोचना है. होलसेलर डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करता है और वो देता है रिटेलर को. ये अलग बिजनेस होता है बीच में. ये बिजनेस मैन्युफैक्चरर से खरीदता है, अपने पास लार्ज क्वांटिटीज में खरीदता है, सस्ते भावों में खरीदता है. लार्ज क्वांटिटीज में खरीद रहा है क्योंकि तो सस्ता मिलता है, और फिर ये रिटेलर को देता है, जो रिटेल स्टोर्स में, चाहे वो किराना दुकान हो, मॉल में रिटेल शॉप्स हो, फिर ये एंड कंज्यूमर को बेचते हैं. क्लियर हो गया? तो ये मॉडल रहता है. अब एग्जाम्पल कैसे होते हैं होलसेलर्स के? ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो स्क्रीनशॉट, ये मैंने कहीं इंटरनेट से लिया. ऐसा होते हैं होलसेलर्स यूजुअली. ठीक है जी, भर भर के सामान आता है. अब आप एज अ कंज्यूमर किसी ऐसे स्टोर में तो जाके खरीदते नहीं हो, ये बेचता है रिटेल स्टोर्स को. एक और एग्जाम्पल ऑफ होलसेलर है, आप अपने भारत में कहीं पर कोई मंडियों में जाते हैं तो उनको भी होलसेलर बोलते हैं. ये बोरियां भर भर के बादाम की, क्या लिखा है यहाँ, कैलिफोर्निया आमंड है ना, बादाम की बोरियां, इलायची की बोरियां, क्या लिखा है, होलसेल मसाला मार्केट. यहाँ इलायची भी, काली मिर्च भी ऐसी बोरियों में मिलती होंगी आपके शहरों में, करेक्ट. अब ये भी होलसेलर हैं एक तरह के. ये लोकल होलसेलर हैं. एक हुए जी बहुत ही फैशनेबल इंटरनेशनल होलसेलर इस तरह के, और दूसरे हुए अपने लोकल हमारी मंडियों में होलसेलर. ठीक है, ऐसा ही सब्जियों में होलसेलर होते हैं. तो देखिए बोरियां भर भर के भेज रहे होते हैं. यहाँ पर माइंड यू, हम जैसे रिटेलर भी जाते हैं खरीदने और ये दे देते हैं सस्ते भावों में, मगर इससे उनकी क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस चेंज नहीं होती, क्योंकि हम जो रिटेलर जाते हैं वो बहुत ही छोटा प्रोपोर्शन है उनके बिजनेस का. वो भी एक्स्ट्रा कमा लेते हैं इसीलिए वो ऐसी लगाते हैं. बट यूजुअली ऐसी मंडियों में पूरे भारत से रिटेलर्स आते हैं जो इनसे लार्ज क्वांटिटीज में अपनी दुकानों के लिए सामान ले जाते हैं, इसलिए इनको होलसेलर बोल रहे हैं. अब एग्जाम्पल ऑफ रिटेलर क्या है? ये आपके घर के बाहर कहीं ना कहीं ऐसी दुकानें होंगी, या थोड़ी सी मॉडर्न कृष्णा स्टोर, राम स्टोर्स, ऐसे सब करके दुकानें रहती हैं हमारे घर के आसपास, किराना स्टोर्स. कभी कभी उसमें बोरियां होती हैं, कभी थोड़ी मॉडर्न छोटी शॉप होती है ना. जैसे अर्बन शहरों में अपवर्ड, थोड़ी सी सिटीज़ में रहते हैं, थोड़े नेबरहुड, आपकी कॉलोनी जो है थोड़ी बेटर है, तो ऐसा किराना स्टोर नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मॉडर्न मिलेगा, बट बेसिकली छोटा मिलेगा. इसलिए यह मैं आपको दिखा रहा हूँ. एक डिस्टिंक्शन यहाँ पर मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ भी बोरियां हैं, मगर यहाँ भी बोरियां हैं. तो आप कहेंगे जी ये होलसेलर क्यों नहीं है? ये फ़र्क ये है, यहाँ पर बादाम की मल्टीपल बोरियां उसने कुछ कुछ रिटेलर्स के लिए बाहर रखी हुई हैं, मगर उसका मेन पर्पस है बिल्कुल रिटेलर्स नहीं, जो रिटेल शॉप ओनर्स हैं, इस व्यक्ति जैसे, वो आके खरीद के जाता है. तो कई बार वो आधी बोरी खरीद लेगा, कई एक बोरी खरीद लेगा, मगर दोनों जगह बोरियां ये डिटरमिन नहीं करता कि वो होलसेलर है या रिटेलर है. ये व्यक्ति रिटेलर है, ये छोटी क्वांटिटीज में एंड कंज्यूमर को बेच रहा है. ठीक है जी, ये वाला भी बेच देता है, मगर हम जैसे एंड कंज्यूमर इसके मेन कस्टमर नहीं है, इसलिए ये होलसेलर है.
और क्या एग्जाम्पल होता है जी? अब ये पतंजलि का स्टोर है, ऐसा आपको स्टोर दिखता है, ये पतंजलि का स्टोर एक रिटेल स्टोर है। और कैसे रिटेलर्स होते हैं? लाइफस्टाइल, एकदम फैशनेबल मॉल्स में और बड़े चेन स्टोर्स होते हैं बड़ी कंपनीज के, ये भी रिटेलर है, क्योंकि आप इनके लाइफस्टाइल के एंड कंज्यूमर है, इसलिए ये रिटेलर है। अब आगे चलते हैं। इंटरनल ट्रेड का बहुत अच्छा डायग्राम मिला मुझे इस सोर्स से, तो मैंने यहाँ पर डाला है सोर्स के साथ, ताकि जिनसे यूज करा है उनको कोई आपत्ति ना हो। सो होलसेलर वर्सेस रिटेलर, किस किस आइटम पे हम ये देख सकते हैं मैं, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। होलसेलर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी तो ये परेशानी नहीं आएगी कि एग्जाम में रट्टा मार के जाना है या क्या। इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ कि रट्टा मारने की जो नीड है वो कम हो जाए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी तो बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब आप खुद ही दे पाएंगे अपने आप से, है ना, अपनी इंटेलिजेंस से। सो किन किन तरह से इन दोनों तरह के बिजनेसेस को क्लासिफाई किया जा सकता है? ये किस पे क्लासिफाई किया जा सकता है जी? नंबर ऑफ आइटम सोल्ड। होलसेलर क्या करेगा? वो लार्ज क्वांटिटीज में बेचता है। किसको? मल्टीपल रिटेलर्स को बेचता है, ठीक है जी। रिटेलर क्या करता है? ऑन द कॉन्ट्ररी सेल्स इन स्मॉलर क्वांटिटीज। किसको बेचता है? एंड कंज्यूमर को। मैं लेने जाऊंगा तो मैं 10 इस तरह के स्वेटर नहीं लूंगा, मैं सिर्फ एक ही स्वेटर लूंगा इस तरह का, एक और कोई और स्वेटर ले लूंगा किसी और तरह का, ठीक है। मगर जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर से ऐसे 10,000 स्वेटर लेगा या 1000 स्वेटर लेगा इस तरह के, 1000 स्वेटर लेगा दूसरी तरह के। रिटेलर लेगा 100 ले लेगा होलसेलर से जब वो खरीदेगा, क्योंकि वो भी 1000 लेके स्टॉक करके नहीं रखता, वो छोटी क्वांटिटीज में रखता है, 50 ले लेगा। ऐसे कई रिटेलर आएंगे, कोई 50, कोई 10, कोई 100 होलसेलर से खरीदने। तो होलसेलर मैन्युफैक्चरर से खरीदता है लार्ज क्वांटिटीज में, रिटेलर होलसेलर से खरीदता है स्मॉल क्वांटिटीज में। और सॉरी, ये सोल्ड है, सोल्ड के ऊपर। वंस अगेन दिस इज लार्ज क्वांटिटी सोल्ड टू अ रिटेलर, रिटेलर सेल्स स्मॉल क्वांटिटीज टू एन एंड कंज्यूमर, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, इनमें बाइंग पार्टी कौन है? ये लिखा है, ये खरीदते हैं जी रिटेलर, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया। बाइंग पार्टी, होलसेलर के लिए बाइंग पार्टी कौन है? रिटेलर्स हैं। इसके लिए बाइंग पार्टी कौन है? एंड कस्टमर्स है। क्लियर? इन्वेंट्री कितनी रखते हैं ये हर प्रोडक्ट की? जिससे मैंने बताया हर स्वेटर की इन्वेंट्री, वही मैंने पहले ही बता दिया आपको, है ना। स्टॉक में कितने रखते हैं? ये देखिए, मोर प्रोडक्ट्स, इनको बोला जाता है SKUs। हाँ, मतलब ये एक SKU हुआ, इस एग्जैक्टली इस टाइप का स्वेटर। ये जीन्स एक और SKU हुई, ये एक रेड स्वेटर होगा तो वो एक अलग SKU होगा। तो इनके पास क्या रहता है? होलसेलर्स के पास ज़्यादा SKUs भी होते हैं और हर SKU की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, दोनों हाई होते हैं, ठीक है जी। SKUs, सॉरी आई विल करेक्ट माई सेल्फ अ लिटिल बिट, SKUs मीडियम होते हैं, मैं ये कहूँगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा SKUs रखेंगे तो बहुत ही बड़े होलसेलर्स बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े। जैसे पहले वो इंटरनेशनल होलसेलर देखा था, मे बी वो ऐसे काम करता है। यूजुअली SKUs शायद बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा ब्रांड्स नहीं रखेंगे, बट उन सबकी ब्रांड्स की क्वांटिटीज़ बहुत रखेंगे। लेकिन रिटेलर्स क्या करते हैं? दे यूजुअली कीप, जो स्टॉक होता है उनके पास, जो क्वांटिटी होती है वो लेस रहती है, मगर ब्रांड्स जो होते हैं, टाइप्स ऑफ SKUs, टाइप्स, ब्रांड्स क्या हुए? टाइप्स हुए, ठीक है जी, टाइप्स ऑफ SKUs हुए, ठीक है। वो जो टाइप्स होते हैं वो उनके पास ज़्यादा होते हैं। मतलब आप लाइफस्टाइल में जाते हैं, आपको मॉन्टे कार्लो भी मिलता है, वैन हॉयन भी मिलता है, 6-7 अलग अलग ब्रांड के स्वेटर मिलते हैं या जीन्स मिलती हैं, सब। तो वो ये लोग ज़्यादा रखते हैं क्योंकि कंज्यूमर की चॉइस को क्या किसको पसंद आए। होलसेलर कुछ ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करता है, उनकी लार्ज क्वांटिटीज खरीदता है रिटेलर्स को बेचने के लिए। क्लियर? फिर प्रोडक्ट प्राइस, जब ये मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा, जाहिर सी बात है, नेचुरल बात है कि वो लोअर प्राइस में खरीदेगा। ये बेचते हैं जब हमारे को, तो MRP पे बेचते हैं, हायर प्राइस पे बेचते हैं। अच्छा, इनका सेल्स मेथड क्या है जी? इनका सेल्स मेथड है, ये जो रिटेलर के सेल्समैन, ये इनके सेल्समैन रिटेलर के पास जाते हैं, ठीक है।
और इधर कौन आते हैं, इधर एंड कंज्यूमर आते हैं। आप शॉप में जाते हैं तो वहाँ पर वो एजेंट्स होते हैं या शॉप के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो आपको आके हेल्प करते हैं, वो सब होते हैं, मगर एंड कस्टमर विजिट करता है। अच्छा, प्रोडक्ट डिस्प्ले, अभी जैसे हमने पिक्चर में देखा था एक होलसेलर था बड़ा सा, उसमें यूजुअली प्रोडक्ट डिस्प्ले पे ऐसे ऐसे नहीं लगाते, ठीक है। इधर तो मेन काम ही प्रोडक्ट्स को अट्रैक्ट करने का है कस्टमर को, तो उनका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्प्लेज होते हैं। ये स्वेटर भी सुंदर सा एक मैनेक्विन पे लगा के पहनाया होगा, जीन्स भी पहनाई होगी, है ना, मैनेक्विन, विमेन एंड मेन मैनेक्विन्स होते हैं उन पे। सो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, दिस इज नॉट फॉर रट्टा। ये आपके शायद एग्जाम में पता नहीं पूछा भी जाएगा या नहीं, बट अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी होगी तो कुछ भी किसी भी तरह के ट्विस्टेड क्वेश्चंस को झेलना आसान हो जाता है रटने के बजाय।